नमस्कार दोस्तों, कंपल्सरी अकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आज की टेस्ट सीरीज का। आज की टेस्ट सीरीज का विस्तृत हल देखते हैं। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें लोगों का कितना स्कोर गया है अभी इस वीडियो के बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि कल 2/6/2023 कल की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें 50 में से जो हाईएस्ट गया था वो 41 था, 41। कल की टेस्ट सीरीज में जो हाईएस्ट था वो था 41। और आज की टेस्ट सीरीज में देखते हैं कि 50 में कितने प्रश्न सही हैं लोगों के। तो आइए विस्तृत उत्तर देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज के। अगर आप चैनल पर नए हैं या टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ऐसी ही टेस्ट सीरीज आपको भी चाहिए प्रतिदिन तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और ये पूरा बैच आपको ज्वाइन करना है जिसमें डेली टेस्ट सीरीज, डेली PDF नोट्स, डेली वीडियो लेक्चर, डेली लाइव क्लास, तो उसकी भी जानकारी आप इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इस समय काव्यशास्त्र चल रहा है और काव्यशास्त्र में आज जो लोगों को कराया गया है वो काव्य के अंग कराया गया। काव्य के अंग में रस हो चुका है। आज छंद और अलंकार की चर्चा की गई है। छंद में बहुत सारे हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा कि जो कालिदास का मेघदूत है वो किस छंद में है, या मनहरण छंद का अन्य नाम क्या है, या घनाक्षरी छंद कितने प्रकार का होता है, या बरवय छंद के प्रणेता कौन है। ऐसे बहुत प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या केशवदास की जो रचना है वीर सिंह देवचरित वो किस छंद में है। मतिराम की जो रचना है फूल मंजरी वो किस छंद में है। या जयशंकर प्रसाद की जो रचना आंसू है उसमें कौन सा छंद है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे रात के 9 बजे लाइव कक्षा में। वैसे विस्तृत वीडियो तो दिया ही जा चुका है, विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया जा चुका, PDF दिया जा चुका। अब उस पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आइए आज की टेस्ट सीरीज देखते हैं कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। क्रोचे ने काव्य सिद्धांत निर्मित के लिए सहजानुभूति का सहारा लिया। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। इनकी एस्थेटिक रचना फ्रांसीसी भाषा में है। क्रोचे ने सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। अब यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा आपका C। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि फ्रांसीसी भाषा में नहीं है, इतावली भाषा में है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है। जो इतिहास में नहीं है उपन्यास राकेश कुमार का है। तीसरी ताली प्रदीप सौरभ का है। अपराजिता उपन्यास नीलम सिंह का है। पंख वाली नाव पंकज विष्ट का है। इसका मतलब सही सुमेलित है। ए का 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा, C का 3 होगा, D का 4 होगा, यानी आपका उत्तर पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है। हुल पहाड़िया उपन्यास राकेश कुमार, मार्था का देश राजी सेठ, लोकनायक राम स्नेह कुमार, कहो कौनते विपिन कुमार। यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा A। 1, 2, 3, 4 जो दिया गया, A का पहला यानी हुल पहाड़िया राकेश कुमार का है, मार्था का देश राजी सेठ का है, लोकनायक राम उपन्यास स्नेह ठाकुर का है, कहो कौनते उपन्यास विपिन कुमार का है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। हिंदी में संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की संख्या समान है। बिल्कुल, हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो संयुक्त, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों की संख्या समान है, बिल्कुल सही है। हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर, उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजनों की संख्या समान है। बिल्कुल, अर्धस्वर हमारे पास 2 हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी 2 हैं, द्विगुण व्यंजन भी 2 हैं, तो इनकी संख्या समान होती है।
हिंदी में अनुनासिक वर्ण पंचमाक्षर होते हैं। बिल्कुल सही है, पंचमाक्षर होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वही पंचमाक्षर है। जैसे क वर्ग अगर आपका है तो क वर्ग का जो पांचवा अक्षर है अंग, क ख ग घ अंग, तो ये पंचमाक्षर है। या अगर हम टा वर्ग की बात करें तो टा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ट ठ ड ढ अड़, तो अड़ हमारा पंचमाक्षर होगा। ता वर्ग देखें तो ता थ द ध न हमारा पंचमाक्षर होगा। तो हिंदी के अनुनासिक वर्ण जो होते हैं, जो पंचमाक्षर है, अनुनासिक है, वही पंचमाक्षर होते हैं। श व्यंजन की विशेषता क्या है? महाप्राण होता है, संघर्षी होता है, अघोष होता है, तालव्य होता है। उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सभी सही हैं। तालव्य नियम के प्रणेता में कौन शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रोफेसर पॉट शामिल नहीं है। बाकी विलहेल्म थॉमसन, जोन्स स्मिथ, कालित्स, ये तीनों तालव्य नियम के प्रणेता हैं। तीनों ने सम्मिलित रूप से तालव्य का नियम दिया है। मानस्वर की कल्पना डेनियल जोन्स ने दी, तो ग्रिम नियम के अपवादों का समाधान किसने दिया? उत्तर हो जाएगा बी, हेमान ग्रासमान। वैसे हिंदी में मानस्वरों की संख्या कितनी है ये भी मैंने आप लोगों को कराया है और कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो मानस्वर भी ध्यान रखना। और उसकी कल्पना किसने दी? तो मैंने लिख दिया है डेनियल जोन्स ने। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय सहृदय या आलोचक से है, तो भावक के कितने प्रकार और कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा आपका डी, भावक के 4 प्रकार होते हैं और चारों नाम यहाँ पर दिए गए हैं, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? रस के अवयव और अनुभाव की संख्या 4 होती है। रस के अवयव और अनुभावों की संख्या 4 होती है, बिल्कुल सही है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, सही है। आलंबन विभाव के भेदों की संख्या 3 है, गलत है। आपका ए हो जाएगा 1 और 2। आलंबन विभाव के भेदों की संख्या 3 नहीं है बल्कि 2 है, और वो है आलंबन और आश्रय। आलंबन विभाव के भेद 2 हैं, आलंबन और आश्रय। तो 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? कायिक अनुभावों की संख्या सात्विक अनुभावों की संख्या के समान है। आप खुद देखिए कि सात्विक अनुभाव तो 8 है, लेकिन क्या कायिक अनुभाव भी 8 है? गलत। इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा गलत हो गया, और अगर पहला गलत है तो सही उत्तर फिर हमारा बी हो जाएगा 2 और 3। सही उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार 3 और भानुदत्त के अनुसार 4 अनुभाव हैं। प्रयाण रस का अस्थायी भाव स्नेह को माना गया है, तो दूसरा और तीसरा हमारा सही है, पहला हमारा गलत है। निम्न में से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? ध्वनिवादी आचार्य हो जाएंगे हमारे रुय्यक, मम्मट, रुय्यक होंगे, मम्मट होंगे, अभिनव गुप्त होंगे। तो यहाँ पर बी उत्तर हो जाएगा 2 3 4। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? भरत मुनि ने बीभत्स और अद्भुत रस के 2 भेद माने हैं, बिल्कुल सही है। भरत मुनि ने भयानक और रौद्र रस के 3 भेद माने हैं, यह भी सही है। भरत मुनि ने करुण रस के भी 3 भेद माने हैं, यह भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न देखें, सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है, किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, किसने कहा है? तो ये इलियट का कथन है। 13 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, टी.एस. इलियट। लिख लें, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, टी.एस. इलियट। स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है? स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है?
मुक्ति की आकांक्षा, कल्पना और संवेग की महत्ता, प्रकृति की ओर विमुखता, वैतिकता। विकल्प 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी 1 2 4। प्रकृति की ओर विमुखता गलत है, प्रकृति की ओर विमुखता नहीं है। मुक्ति की आकांक्षा है, कल्पना और संवेग की महत्ता है और वैतिकता है। तो आपका उत्तर होगा 1 2 4। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? मिथक को भाषा का रोग कार्ल मार्क्स ने कहा। मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक नार्थप फ्राई हैं। मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया लेवी स्त्रोत ने कहा। मिथक को सामूहिक अवचेतन का आदिम बिंब युंग ने कहा। आपका उत्तर हो जाएगा बी 2 3 4 सही है। 2 3 4 आपका सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि मिथक को भाषा का रोग मैक्स मूलर ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा है, मैक्स मूलर ने कहा है। प्रत्ययवाद के जनक कौन माने जाते हैं? प्रत्ययवाद के जनक आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्लेटो माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में ज्ञानाश्रयी शाखा के तहत कवियों का क्या क्रम दिया है? तो उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले कबीर हैं, फिर रैदास हैं, फिर धर्मदास हैं और फिर दादू दयाल हैं। इन चारों की अगर बात करें तो इन चारों में जो सही क्रम दिया गया है वो होगा आपका उत्तर बी, कबीर, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल। अगला प्रश्न देखें। तुलसीदास की उपासना किस सिद्धांत के अनुकूल थी? उत्तर हो जाएगा बी, विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास के बारे में सत्य कथन कौन सा है? उन्होंने जगत को राममय न कहकर सिया राममय कहा। सीता प्रकृत स्वरूपा है तो राम ब्रह्म है। प्रकृत अचित्त पक्ष है तो ब्रह्म चित्त पक्ष है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह स्पष्ट रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उल्लेख किया है तुलसीदास के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में वहीं पर बताया गया है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सयत संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। यह पद किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, नंददास का है। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशों की अनुभूति थी न शक्ति, उपर्युक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखें। कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। रहीम की यह पंक्ति किस रचना की है? उत्तर हो जाएगा बी, मदनाष्टक। निम्न में से किस रचना में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा है? सुंदर श्रृंगार, 12 मासा, श्रृंगार तिलक, रस रतन। उत्तर हो जाएगा डी, रस रतन। कुलपति मिश्र का रस रहस्य किस रचना का छायानुवाद माना जाता है? काव्यालंकार, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। उत्तर हो जाएगा सी, काव्य प्रकाश। भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं कौन सी हैं? सदादर्श, भारत बंधु, हिंदी प्रदीप, आर्य दर्पण। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण की घटनाओं पर आधारित है? वैशाली की नगरवधु, देवांगना, वयम रक्षाम, रक्त की प्यास। उत्तर हो जाएगा बी, देवांगना। विराटा की पद्मिनी में दासी पुत्र कौन था? विराटा की पद्मिनी उपन्यास जो है उसमें दासी पुत्र कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, कुंजर सिंह।
अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बसंती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1980 है। यह उपन्यास दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों पर आधारित है। बसंती उपन्यास राधा अनुराधा कहानी का विस्तार है। इस उपन्यास में कुल अध्यायों की संख्या 20 है। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 सही है। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें अध्यायों की संख्या 20 दिया है, जबकि अध्यायों की संख्या कुल है 15। भीष्म साहनी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? झरोखे, तमस, बसंती, कड़ियाँ ये उपन्यास दिया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा डी। पहले होगा झरोखे 1967 में, कड़ियाँ होगा 1970 में, फिर उसके ठीक 3 वर्ष बाद प्रकाशित होता है तमस 73 में, और 7 वर्ष बाद बसंती 1980 में प्रकाशित हुआ। शिव प्रसाद के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? अलग अलग वैतरणी, नीला चांद, गली आगे मूर्ति है, शैलूस। उत्तर हो जाएगा आपका बी। पहले होगा आपका अलग अलग वैतरणी, फिर होगा गली आगे मूर्ति है, उसके बाद होगा नीला चांद और अंत में होगा शैलूस। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बच्चन सिंह ने प्रसाद के नाटक कामना को कामायनी का पूर्वराग कहा। प्रसाद ने राज्यश्री नाटक को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा। करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। आपका उत्तर होगा बी सही है। पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि आप देखेंगे बच्चन सिंह ने नहीं बल्कि रमेश चंद्र शाह ने जयशंकर प्रसाद के नाटक कामना को कामायनी का पूर्वराग कहा है। केशवराम भट्ट का नाटक कौन सा है? सज्जाद संबुल, शमशाद शौसन, कीर्ति केतु। विकल्प है 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। कीर्ति केतु जो नाटक है वह है तोताराम वर्मा का। तोताराम वर्मा का नाटक है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रावली नाटक को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा। नील देवी ऐतिहासिक नाटक में स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। सत्य हरिश्चंद्र को अर्धमौलिक नाटक माना जाता है। उत्तर होगा बी। 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने नहीं बल्कि रामविलास शर्मा ने चंद्रावली नाटक को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। निम्न में से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों के बारे में सही कथन कौन सा होगा? 3 आंखों वाली मछली हिंदी का प्रथम भौतिकवादी नाटक है। चतुर्भुज राक्षस नाटक में अंधविश्वास और अज्ञानता को दिखाया गया। सुंदर रस नाटक में चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया। उत्तर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है क्योंकि 3 आंखों वाली मछली हिंदी का प्रथम भौतिकवादी नहीं बल्कि अस्तित्ववादी नाटक है। भौतिकवादी नहीं बल्कि अस्तित्ववादी नाटक है। अगला प्रश्न देखें, रमेश बच्छी का नाटक कौन सा है? देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, इतिहास चक्र। उत्तर हो जाएगा आपका ए। 1 और 2 सही है। इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा का है। दया प्रकाश सिन्हा का है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? राजेंद्र बाला घोष के बचपन का नाम रानी चारूबाला था। कुछ लोग रानी भी कहते थे, कुछ लोग चारूबाला भी कहते थे। राजेंद्र बाला घोष बांग्ला में ग्रामवासिनी नाम से लिखती थी। इनकी कहानी दुलाई वाली सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ग्रामवासिनी नहीं प्रवासिनी नाम से लिखती थी। ग्रामवासिनी नहीं प्रवासिनी नाम से लिखती थी। जल्दबाजी में कई लोगों का जो उत्तर आया है, मैं देख रहा हूँ कई लोगों के उत्तर गलत आए हैं। राजेंद्र बाला घोष की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आपका सी। पहले होगा चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, उसके बाद होगा कुंभ में छोटी बहू 1906 में, फिर हो जाएगा धुलाई वाली 7 में, और फिर भाई बहन
1908 में। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कानों में कंगना कहानी के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका प्रकाशन मर्यादा पत्रिका में हुआ। इसमें किरण योगीश्वर की बेटी है। इसमें हेमंत नरेंद्र का मित्र है। इसमें जूही हेमंत की पत्नी है। उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3। दूसरा और तीसरा सही है। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ, मर्यादा में नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जूही हेमंत की पत्नी है, गलत। जूही नरेंद्र की बहन है। तो 2 और 3 सही है। तीसरा चौथा 2 और 3 सही है, पहला और चौथा गलत है। अगला प्रश्न देखें। आकाशदीप कहानी में किन नदियों का जिक्र है? जाह्नवी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, भगीरथी नदी। उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन हैं? हीरामन, लालमोहर, चुन्नीलाल, पलटदास। उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 4। चुन्नीलाल जो लिखा है ये गलत होगा। चुन्नीलाल नहीं है बल्कि धुन्नीराम है। धुन्नीराम है, लेकिन कई लोगों ने जल्दबाजी में इसे गलत कर दिया, चुन्नीलाल लिखा है। और चुन्नीलाल को भी तीसरी कसम कहानी का पात्र मान लिया लोगों ने, लेकिन चुन्नीलाल नहीं है बल्कि धुन्नीराम है। एकदम मिलता जुलता नाम है, इसीलिए शायद लोगों का यह प्रश्न गलत हुआ है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में किसकी पंक्तियां उदाहरण के रूप में हैं? उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। मलूकदास की पंक्तियां हैं और चंद कवि की पंक्तियां हैं, देव की पंक्ति नहीं है। निम्न निबंध और निबंधकारों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? रंग ढंग निबंध मृदुला गर्ग का, खंभों का खेल असगर वजाहत का, गणतंत्र का गणित नरेंद्र कोहली का, डिस्को कल्चर सुदर्शन मजीठिया का। तो इसमें से बेमेल हो जाएगा बी, खंभों का खेल गोपाल चतुर्वेदी का है। यह आपका बेमेल है, गोपाल चतुर्वेदी का है खंभों का खेल। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, हरिशंकर परसाई। कालिदास की समालोचना रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखें। महाकवि की तर्जनी निबंध में कुल कितने परिच्छेद हैं? उत्तर हो जाएगा बी, 3 परिच्छेद हैं। मैं साहित्यकार होते हुए भी अदना किसान हूँ, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, कुबेरनाथ राय। यादों का लाल गलियारा यात्रा रिपोर्टाज किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, रामशरण जोशी। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? वीडियो पब्लिश है। आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे। और अगर आपको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, इसी तरीके के प्रतिदिन टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर पूरा बैच ज्वाइन करना है तो भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं उस नंबर पर। और कल की टेस्ट सीरीज एक बार फिर बता दें, कल जो टेस्ट सीरीज हुई थी 2 तारीख को, वो देखें कंपटीशन एकेडमी का एक सहयोगी चैनल है द गुरु एकेडमी। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं द गुरु एकेडमी। इस द गुरु एकेडमी पर आप जाएं तो देखेंगे अल्टरनेट वीडियो इधर पब्लिश किया गया है 1 महीने से। तो कल की टेस्ट सीरीज का वीडियो पब्लिश है द गुरु एकेडमी पर। आप गुरु एकेडमी पर जाएं और वहां पर कल की टेस्ट सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा डी, काली चरण स्नेही की है। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नहीं है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा रचना, ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा बी, रमेश कुंतल मेघ। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, नामवर सिंह। तो इस तरीके से आज की टेस्ट सीरीज के 50 प्रश्न थे। फिर इसी तरीके की टेस्ट सीरीज कल आपको मिलेगी। प्रतिदिन टेस्ट सीरीज चल ही रहा है और जो कल का वीडियो होगा द गुरु एकेडमी पर दिया जाएगा। आप लोगों को जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, अपना उत्तर ज़रूर भेज दें ताकि यह बताया जा सके कि आज की टेस्ट सीरीज में पहला स्थान किसका आया है।